Hello to all, how are you? So, as I already said that SCMPE revision batch will be start on 21st November. So the day it's 21st November I will start the SCMPE revision batch. Yes sir. For CA final students. So SCMPE batch start now. सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे रिवीजन लेक्चर्स अपलोड कर रखे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, और उसी रिस्पॉन्स को देखते हुए मैंने ये रिवीजन लेक्चर्स को सोचा है। ये रिवीजन ट्रस्ट में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको सिर्फ क्या करना है, बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करना है जो मैं आपको बताऊंगी या मैं जो आपको नोट डाउन करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के चैप्टर्स पर आते हैं। अगर आपने एक बार आपको मेरी सिर्फ इतनी सी बात माननी है कि अगर आपने इसको वन टाइम सिर्फ एक बार आपने इसको अपने से पढ़ रखा है तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अश्योर करती हूँ कि आपको ये रिवीजन लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। Yes sir. So let's ready with me, that is a SCMP revision lecture and good way I will give you. So lean system and innovation, the first chapters, because the chapters weightage in exam is, that is, you all know the chapter is very important for exam purpose. That's 20 marks to 22 मार्क्स का इसका वेटेज जो है वो रहता है एग्ज़ाम के अंदर। यस, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जो लीन सिस्टम में मैं आपको करवाने वाली हूँ उसके साथ एक प्लस पॉइंट आपको और मिलेगा, दैट इज़ ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इट इज़ अ हैंड रिटन। जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, नोट डाउन कर रखा है, और काफ़ी अच्छे मैनर में मैंने आपको ये बता रखा है कि आपको कैसे याद करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हिंट देती हूँ, ये लीन सिस्टम है। सबसे पहले आप लीन सिस्टम को समझते हैं कि होता क्या है। लीन सिस्टम मतलब वेस्ट, तो फिर वेस्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन होती है, और अगर वेस्ट ये होता है तो वेस्ट के टाइप्स कितने हैं वो यहाँ एक्सप्लेन होते हैं। इस तरीके से लिंक चलता है। तो किसी भी लाइन को लिखने के बाद आपको ये नहीं सोचना होता है कि यार सेकंड लाइन क्या लिखनी है, बिकॉज सेकंड ऑलरेडी फर्स्ट से लिंक है। जो आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है वो सेकंड में उसको एक्सप्लेन करना है। तो दैट इज़ अ सीरीज़ दैट हमें जहाँ SCMP में बहुत कुछ याद रखने में दिक्कत होती है, वहाँ एक लाइन से हमारे कनेक्शन अपने आप बिल्डअप होते जाएंगे और उन कनेक्शन से हम रिकॉल कर पाएंगे। तो वो एक प्लस पॉइंट है जो मैं आपको देने वाली हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊँगी, चलिए ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्म बता दी जो आपको एग्ज़ाम से पहले अगर पढ़ ली आपके माइंड में सेट हो गई। बाकी मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाली है कि ABCD याद कर लीजिए, DEF नहीं। सीधा लाइन पढ़िए, उस लाइन को याद करिए, उसके बाद अपने आप कनेक्शंस बिल्डअप होंगे और अपने आप सारी लाइनें याद हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग जो है अपने नोट से पढ़ेंगे या फिर हम लोग जो है अपने मॉड्यूल से पढ़ेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले हमारे मॉड्यूल को रेफ़र करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है अगर हमने मॉड्यूल को एक बार समझ लिया तो फिर ये नोट्स हमारे लिए लर्निंग पर्पस से होंगे, ना कि ऑल दी वे पर्पस से। क्लियर इट? यस। सो एज़ यू ऑल नो दैट इज़ अ लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इस चैप्टर का नाम जैसा है वैसा ये चैप्टर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। लीन सिस्टम वाला पार्ट अलग है, इनोवेशन वाला पार्ट अलग है। अगर इस चैप्टर को मैं आपसे कहूँ कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट वन इज़ अ लीन सिस्टम। लीन सिस्टम में GIT आता है, काइजन आता है, 5S आता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आता है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग आता है और 6 सिग्मा आता है। सर ये सारा जो पार्ट है, ये सारा पार्ट किसका है? लीन सिस्टम का है। सर लीन का मतलब क्या होता है चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इनोवेशन और BPR का मतलब क्या होता है? तो देखो इनोवेशन से आप क्या समझते हो? इनोवेशन जो है हम एक काम करेंगे, इसको हम एक चैप्टर दे देंगे सेपरेट। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा सेकंड चैप्टर, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये एक चैप्टर में जो है वो 2 चीज़ें हमें कवर करनी है। क्लियर इट? यस। Now the time for understanding, that is the first one, that is GIT। देखो GIT में आपको क्या समझने की ज़रूरत है? सबसे पहले GIT के कंसेप्ट को जानने की ज़रूरत है, प्री रिक्विजिट देखने की ज़रूरत है, इम्पैक्ट देखने की ज़रूरत है, और फिर आता है ब्लैक फिशिंग देखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जैसा कहा है कि लीन का मतलब क्या होता है, तो हम लीन के मतलब को समझ लेते हैं। देखो लीन को अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना तो इसका मतलब होता है वेस्ट। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वेस्ट क्या होता है, लीन को किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, और ऑल दी वे।
क्लियर इट। तो हम जो है वो अपने चैप्टर पर सीधा चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करवाती हुई चलूँगी, तो हाईलाइटिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो मेन पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट। ठीक सब, चलिए लीन सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो लीन सिस्टम जो है, लीन सिस्टम एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है। किसको मिनिमाइज़ करता है सर? वेस्ट को मिनिमाइज़ करता है। किसको मिनिमाइज़ करता है? वेस्ट को मिनिमाइज़ करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर वेस्ट को मिनिमाइज़ करता है तो ये वेस्ट क्या नाम है, यानी कि ये वेस्ट कौन सी चीज़ है। तो अब आते हैं ये वेस्ट को समझने के लिए। ये वेस्ट जो है वो क्या है, इज़ एनी स्टेप और एक्शन। क्या बोला? एक ऐसी स्टेप और एक ऐसा एक्शन। बहुत बड़ा हो जाएगा, एक सेकेंड ना। क्या बोला? एक ऐसी स्टेप और एक ऐसा एक्शन इन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के अंदर, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस सक्सेसफुली। यानी कि सर ऐसी चीज़ें जो हमारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत नहीं होती। एक सेकेंड ना, एक ऐसी प्रोसेस जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। यानी कि वेस्ट जो है एक ऐसी स्टेप है हमारे प्रोसेस के अंदर, या एक ऐसा एक्शन है हमारी प्रोसेस के अंदर जिसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है हमारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। मैंने क्या बोला कि वेस्ट क्या है, तो समझने की कोशिश करो। वेस्ट वो चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर लिखवाती भी चलूँगी ताकि आपको याद रहेगा। ओ नो, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ एक और चीज़, चलिए देखो, वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अगर ये प्रोसेस है तो बीच में हमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो हमारी प्रोसेस में क्या करे, रुकावट डाले। और वेस्ट हमारी प्रोसेस में कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीशन का कारण नहीं बन सकता। ये ध्यान रखना कि इसे नॉन वैल्यू एडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जनरली हमने ये कहा है कि वेस्ट जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है। अब आप कहेंगे कि वेस्ट ठीक है, एक ऐसा स्टेप है, एक्शन है, लेकिन ये स्टेप्स या एक्शन होती किस टाइप की, क्या क्या हो सकती है, ऐसा माइंड में आता है ना। तो 7 वेस्ट को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहो तो आप इसे टीम वुड भी कह सकते हो। देखो निमोनिक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज़ीरो कर सकते। तो आप 7 वेस्ट में टीम वुड को यूज़ कर सकते हो। सर टीम वुड को कैसे यूज़ करें? टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, टीम। आई का मतलब होता है, किधर है इन्वेंटरी, किधर है, ये रहा। TIM का मतलब होता है मोशन। वुड का मतलब W मतलब वेटिंग। O मतलब ओवर प्रोडक्शन, O मतलब ओवर प्रोसेसिंग, और फिर आता है डिफेक्ट्स, तो रिवर्क फ्रॉम डिफेक्ट्स। डन। ये जो होते हैं वो 7 वेस्ट होते हैं। क्लियर इट। तो 7 वेस्ट में आपको देखना है टीम वुड। टीम वुड का मतलब होता है सर टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको याद रखना है टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आई का मतलब होता है इन्वेंटरी, एम का मतलब होता है मोशन, डब्ल्यू का मतलब होता है वेटिंग, ओ का मतलब होता है ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, और डी का मतलब होता है डिफेक्ट्स। अब मेरी बात समझिएगा, जब मैं आपसे कहती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उस मूवमेंट की हमें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्वेंटरी में हम लोग कहते हैं कि भाई साहब हमें मोर इन्वेंटरी रखनी है, जबकि हमको रिक्वायर उतनी नहीं है, हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम तो इन्वेंटरी को ज़्यादा मेंटेन करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ वेटिंग के लिए, तो वेटिंग के लिए आप क्या कहेंगे कि नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप्स। वेटिंग जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका मशीन में आपने कोई प्रोडक्ट डाला, आप वेट कर रहे हो कि भाई अगला प्रोडक्ट डालने के लिए ये प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, इस तरीके का वेटिंग टाइम बहुत एक्सेस लग रहा है, तो टीम वुड। फिर OOD का नाम ओ से तो आप समझ ही रहे हो, ओवर प्रोडक्शन और ओवर प्रोसेसिंग। ठीक है ना,
और फिर लास्ट डी का मतलब होता है डिफेक्ट्स, जो जिस डिफेक्ट्स पर हम रिवर्क कर रहे हैं, जिसका हमको काम करने कर देना पड़ रहा है वापस से, इसी चीज़ को, इसी लीन को कम करने के लिए हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं करवा रही हूँ, बाकी मैंने हाईलाइट आपको करवा दिया है। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। GIT हम पढ़ने वाले, काइजन पढ़ने वाले, 5S पढ़ने वाले, और मैं ये भी बता दूँ कि इसमें से मोस्ट ऑफ दी मतलब कि सर ये GIT, काइजन, 5S और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये 4 टॉपिक जो है वो आज हम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, फिर हमारे पास 2 ही टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो आर यू रेडी गाइस? यस सर। तो मैंने आपको लीन के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब आते हैं सबसे पहले जस्ट इन टाइम मेथड पर। देखो सर, GIT सिस्टम जो है वो क्या बताता है। जस्ट इन टाइम में सबसे पहले अगर आपको सिंपल से मीनिंग में बताऊं तो आप बोलेंगे कि भाई साहब जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, कि जस्ट इन टाइम इस तरीके का, मतलब इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रोक्योर करना होता है और प्रोड्यूस करना होता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोक्योर और टू प्रोक्योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। कैसे? सो आर रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, जो रिक्वायर्ड बाय कस्टमर है रेदर देन फॉर स्टॉक। ये कहता है कि तब प्रोक्योर करो और तब प्रोडक्ट बनाओ जब कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट हो, जब कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट हो, जब कस्टमर को ज़रूरत हो तब उसे बनाओ। यानी कि ये पुल सिस्टम पर चलने वाला एक ऐसा मेथड है। अब आप मेरी बात समझो, जब आप यहाँ लिखते हो ना तब प्रोक्योर करो, तब प्रोड्यूस करो प्रोडक्ट को, तो प्रोक्योर का मतलब, ठीक है, और प्रोक्योर का मतलब और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का मतलब। प्रोक्योर का मतलब आप ऐसे समझो परचेज़ करना, और एक को समझो प्रोडक्शन। तो सब प्रोडक्शन कब करें, क्योंकि इन्होंने बोला है कि तब प्रोक्योर करो, परचेज करो, तब प्रोडक्ट करो, प्रोड्यूस करो, जब क्या हो, कस्टमर को नीड हो। तो सब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, मैं इन्हीं लाइनों के वर्ड्स से नेक्स्ट लाइन बना रही हूँ, आपको समझ रहा। जस्ट इन टाइम कहता है कि प्रोक्योर करो और प्रोड्यूस करो। तो प्रोक्योर करना मतलब परचेज करना, प्रोड्यूस करना मतलब प्रोडक्शन करना। अब आखिर प्रोडक्शन और प्रोक्योर मतलब परचेजिंग होती क्या है? तो परचेजिंग का मतलब होता है कि तब परचेज करो जब ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, बस। तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी तब करो जब क्या हो, प्रोडक्शन की ज़रूरत हो। तो प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। पक्की बात? अब मेरी बात समझना, कुछ चीज़ें और बात करते हैं। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कस्टमर अपने प्लेस पर है। कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो कनेक्ट है, वो देखता है, देखो वो कंप्यूटर पे कनेक्ट है, कंप्यूटर से इनको नोटिफिकेशन गया सप्लायर को कि सप्लायर माल भेजते। सप्लायर क्या करता है, वो क्या करता है, प्रोडक्शन फ्लोर पर माल भेजता है और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं। इस तरीके की इमीडिएट प्रोसेस चलती है, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी और फास्ट प्रोसेस जो होती है अपन इसको कहते हैं। डन। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। 5 मेन फीचर्स समझिए। क्या होता है GIT सिस्टम के 5 मेन फीचर्स। सबसे पहला होता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आर रिड्यूस। इससे पता है क्या होगा, मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ लेबर का आइडियल टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, गेट रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने हाईलाइट अपने आप ही कर रखा है, तो चलो ठीक है। ये देखो, GIT क्रिएट्स अर्जेंसी फॉर एलिमिनेटिंग डिफेक्ट्स एज क्विकली एज पॉसिबल। क्या करता है, ये डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करता है और कंपनी कैन रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड फास्टर। जैसे ही डिमांड आ रही है अपन रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और सेलेक्ट करना केयरफुली सप्लायर को, उसमें कैपेबल हो सके वो ऐसा बंदा कि हाँ भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी, मैं आपको टाइम पर माल दे दूँगा बिना डिफेक्ट का। इस तरीके का ये कमिटमेंट करते हैं। क्लियर इट? तो मेरी बात सुनो, किस तरीके से आपको 5 मेन फीचर्स GIT के याद रखने हैं। तो देखो, क्योंकि हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और हमें भी पता है सर प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल चाहिए और मटेरियल के लिए हमें सप्लायर चाहिए, ठीक है। सब मटेरियल से काम नहीं बनेगा, मटेरियल के साथ हमें लेबर चाहिए, ठीक है। तो हमको मटेरियल चाहिए, हमको लेबर चाहिए। सर मटेरियल और लेबर से भी काम नहीं चलेगा, हम लोगों को इसके लिए पता है क्या चाहिए, क्या चाहिए, डिमांड। और डिमांड कब क्रिएट होगी सर, जब डिफेक्ट्स रिड्यूस कर पाएंगे हम।
ठीक है। तो बस यही चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं आपको जीआईटी प्रोडक्शन सिस्टम के क्या पूछूं, मेन फीचर्स पूछूं, तो जीआईटी सिस्टम में कहता है मेन फीचर्स में कि मटेरियल लेबर डिमांड डिफेक्ट्स, मटेरियल लेबर डिमांड डिफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रखा है, देखो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आर रिड्यूस, लेबर आइडियल टाइम गेट रिड्यूस, दोनों कम हो जाएंगे अगर हम जीआईटी पर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, क्विकली डिफेक्ट्स को क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। साथ के साथ डिमांड फास्टर हो जाएगी, कंपनी कैन रिस्पॉन्ड टू कस्टमर। ठीक है, डिमांड फास्टर हो जाएगी और हमें सप्लायर को बहुत केयरफुली लेना है, मतलब उन्हें चूज़ करना है कि वो हमें टाइम पर माल देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ सप्लायर एक पॉइंट हो गया, मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस करना, लेबर के लिए हमने आइडल टाइम रिड्यूस करने वाली बात बता दी। डिमांड क्रिएट करना, यानी कि कस्टमर अगर हम उसे फास्टर डिलीवरी करेंगे डिमांड क्रिएट करेगा, और डिफेक्ट्स को कम करना, उसे एलिमिनेट करना। पक्की बात है। अब मेरी बात सुनो सर, यहाँ पर प्री रिक्विजिट क्या होता है। देखो प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि ये करने से पहले क्या करना है, पहले क्या करना है। ठीक है, पहले क्या करना है। तो प्री रिक्विजिट कहता है कि भाई साहब अब ये चेक कर लो कि कहीं लो वेराइटी ऑफ गुड्स तो नहीं, क्योंकि देखो आप जिस सप्लायर से टाई अप करके बैठे हो, क्या पता वो सप्लायर आपको घटिया क्वालिटी का माल बेच रहा हो। ठीक है, आपने एक्स क्वालिटी मांगी हो, उसने आपको वाई क्वालिटी दी हो, तो घटिया क्वालिटी तो नहीं दे रहा है, इसलिए लो वेराइटी को आपको चेक करना पड़ेगा, वेराइटी को देखना पड़ेगा। वेंडर आपके ऊपर, वेंडर का मतलब होता है सर वो सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहा है वो आपके लिए कितना रिलायबल है। पता चला जब आपने उसे फ़ोन लगाया और उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, तो माल टाइम पे नहीं आएगा, माल टाइम पे बनेगा नहीं, कस्टमर हैप्पी नहीं होगा, बिजनेस चौपट हो जाएगा। फिर आता है कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन ही डिसाइड करता है। कभी कभार क्या होता है ना, एट ए टाइम हमको माल मंगवाना है, किसी से बात करी फ़ोन पर, हमसे कुछ ऐसा निकल गया, उसने हमारा पूरा प्रोडक्ट या फिर हमारा पूरा जो लोट था वो लोट ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद डिमांड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इस तरीके का अगर बिज़नेस हो ना हमारा, जहाँ हम जीआईटी लगा सकते हो वही जीआईटी लगा सकते हैं, हर जगह हम जीआईटी नहीं लगा सकते। टीक्यूएम आता है, टीक्यूएम को हम पढ़ेंगे, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस को। फिर आता है डिफेक्ट्स। देखो डिफेक्ट्स जो होता है वो निकलता है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत जल्दी माल सप्लाई हो रहा है, लोड चढ़ रहा है, क्या पता कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, ऐसा कुछ बहुत। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ध्यान रखना आपको कि प्री रिक्विजिट करना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट में सबसे पहले वो जो क्वालिटी है वो कैसी भेजेगा, और उस क्वालिटी के लिए मुझे उस सप्लायर पर भरोसा है या नहीं है, वो भरोसा। ठीक है, वो ना वो होता है ना, कौन सा सॉन्ग है मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो डिफेक्ट्स कम होंगे, वरना डिफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी की वजह से आपको अपना सप्लायर बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा जो आपके लिए रिलायबल हो। उस सप्लायर को चूज़ करने के लिए आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ताकि आप इससे अच्छे से बात कर सकें। और ये सब कुछ के लिए आपको पता है आपके पास एक स्टेबल डिमांड होनी चाहिए, ताकि आप इतना बड़ा रिस्क लो जीआईटी लगाने का, एक नया मॉडल अप्लाई करने का। और ध्यान रखना कि भाई साहब अगर आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी तो डिफेक्ट्स कम होंगे, वरना डिफेक्ट्स जो होंगे वो बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, डन। उसके बाद ये कहता है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जीएसटी सिस्टम से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस पर पड़ेगा। प्राइस जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी मैम, कम होने की जगह देखो कम भी होगी और बढ़ेगी भी, दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी। क्यों चलेगी, दो जगह काम होगा। बढ़ने का मतलब होता है कि देखो बढ़ेगी कहाँ, क्योंकि हम लोग मटेरियल को एट ए टाइम मंगवाएंगे, तो आपको भी पता है किसी को एट ए टाइम फ़ोन करोगे ना कि भाई हमें आज के आज माल चाहिए अभी 1 घंटे में, तो पक्की बात है वो आपको बोलेगा कि माल तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें 100 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा पर माल। ठीक है, पर क्विंटल जो भी है आपको 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, इससे रिड्यूस हो जाता है। क्या रिड्यूस होता है, तुम्हारा तो ना गोदाउन जो है वो फुल नहीं करना पड़ता है तुमको, गोदाउन जो है तुम्हारा खाली रहता है, तुमने किसी और को रेंट पे चढ़ा दिया, हर महीने तुम्हें उस गोदाउन से रेंटल इनकम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, वेस्ट की कॉस्ट पर और ओवरहेड पर। तो ऐसे याद रखो सर, ऐसे याद रखो, तुम्हें भी पता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, तो मटेरियल लेबर तो अभी तुमने ऊपर पढ़ लिया। अब यहाँ ओवरहेड इंक्लूड वेस्ट, और ओवरहेड इंक्लूड वेस्ट, और साथ के साथ उसको प्रोडक्ट की प्राइस के साथ ऐड कर दो। तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हाईलाइट करवा देती हूँ अभी साथ के साथ। रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट कॉस्ट क्या करता है, जितनी भी वेस्ट होते हैं, रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ वेस्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अब मेरी बात सुनो, ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या बोलती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ओवर कॉस्ट क्या बोलता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन डिक्लाइन करता है सर, क्वालिटी इंस्पेक्शन डिक्लाइन करता है। फिर आता है प्रोडक्ट की प्राइस। ये क्या बोलता है, कस्टमर्स में बी विलिंग टू पे प्रीमियम। यहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर देखो मेरी बात सुनो, प्रोडक्ट प्राइस जो होती है वो बहुत मैटर करती है। कस्टमर आपको प्रीमियम देने को तैयार हो जाएगा कब,
आप अगर उसे सेटिस्फाई करते हो, एट ए टाइम डिलीवरी करते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ही वो आपको क्या करेगा, वो आपको जो होगा वो प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हो जाएगा। ओवरहेड कॉस्ट क्या बोलती है? कॉस्ट कहती है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो होगी वो नहीं लगने वाली, क्योंकि एट ए टाइम चीज़ें आ रही है। क्वालिटी इंस्पेक्शन जो होगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन हम कर पाएंगे। और देखो यहाँ पर ऐसा भी होता है, प्रोडक्ट प्राइस का मतलब होता है कस्टमर्स में बी विलिंग टू पे प्रीमियम, पे अ प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट नहीं लगने वाली है, तो और क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है वो सप्लायर करके भेजेगा, तो उसकी कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी। वेस्ट जो होगा वो हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम लोग जीआईटी लगा रहे, चीज़ों को जांच परख कर ही काम में लेंगे। अब देखो ब्लैक फिशिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जीआईटी में अकाउंटिंग नहीं बैठती। अब अगर आप मान लीजिए आप अकाउंटेंट है, सुनिए, अब अकाउंटेंट है, अब क्या होता है ना कि अकाउंटेंट को अब जीआईटी में अकाउंटिंग कैसे करे क्या, अब रात को 2 बजे, ठीक है, चलिए 2 AM माल आ रहा है, अब ये रात को 2 बजे थोड़ी ना ऑफिस में बैठा रहेगा, ये तो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आएगा, तब तक 8 बजे तो एक और लोट हमने मंगवा दिया, 8 AM तो हमने एक और लोट मंगवा दिया। अब ये अकाउंटिंग करे तो करे कैसे, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे में ये ब्लैक फिशिंग मेथड काम आता है। पता है ये क्या कहता है, ये ब्लैक फिशिंग मेथड जो है वो ये बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि नो एंट्री, नो डेटा एंट्री का मतलब होता है जब भी माल आ रहा होता है तब कोई एंट्री नहीं होती है। तो ये कब करता है एंट्री, ये कहता है कि हम नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ को रिड्यूस कर देते हैं, हम अकाउंटिंग एंट्रीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। और जनरली कहता है कि ब्लैक फिशिंग रिक्वायर्स नो डेटा एंट्री ऑफ एनी काइंड अंटिल अ फिनिश प्रोडक्ट इज़ कंप्लीटेड। अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत बात हुई, हम फिनिश प्रोडक्ट को देखकर रॉ मटेरियल की एंट्री करें, तो फिर हमको एक बात हमारे माइंड में आती है कि भाई साहब फिर तो हम लोग एंट्री सही नहीं करते होंगे। देखो होता ऐसा है, ऐसा होता है बिज़नेस में कि हमको पता है कि हमको क्या पता है सर, कि अगर हमने 1 रुपये का प्रोडक्ट भेजा, हमने अगर एक प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल भेजा है, तो हमको पता है कि हमको हाफ़ जो है वो फिनिश गुड्स मिल जाएगा। तो फिर हम सोचते हैं कि अगर हमारे हाफ़ फिनिश गुड्स निकले, इसका मतलब रॉ मटेरियल 1 यूज़ हुआ होगा। और उसी अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं कि चलो हमने यहाँ पर इस तरीके से डन। फिर क्या होता है, सम सीरियस प्रॉब्लम्स, तो कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स है ब्लैक फिशिंग के साथ, क्योंकि हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग करेक्टली मेज़र नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, किसी दिन अगर ऐसा रहा कि 1 रॉ मटेरियल के बदले अगर हम लोग सिर्फ जो है वो 1/3 प्रोडक्शन ही निकाल पाए, हम लोग 1/2 नहीं कर पाए, ऐसे में क्या होगा। तो ऑब्वियसली ऐसे में हम लोगों ने क्या करी, गलत अकाउंटिंग करी, तो करेक्शन में दिक्कत आती है। तो यहाँ बोलता है कि प्रोडक्शन रिपोर्टिंग करने में, स्क्रैप की रिपोर्टिंग करने में और लोड को ट्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है। साथ के साथ इन्वेंटरी एक्यूरेसी हमसे नहीं बन पाती, यानी कि कोई भी चीज़ें एक्यूरेट नहीं आती। आप इसे इस तरीके भी याद रख सकते हैं, लिप्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें एक्यूरेट नहीं बनती है, चाहे फिर वो लोड की ट्रेसिंग करना हो कि कितना माल आया है, या इन्वेंटरी की एक्यूरेसी कितना है, कितना आया हमारे पास, या फिर प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग की बात हो, या फिर स्क्रैप रिपोर्टिंग की बात हो, कितना प्रोडक्शन किया, फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ, और स्क्रैप रिपोर्टिंग, ये हम जो है वो इतने सही से नहीं कर सकते हैं अंडर दिस मेथड। डन, यस सर। सो नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर थ्योरी को जो है वो कवर करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन इज़ काइजन कॉस्टिंग। तो काइजन कॉस्टिंग जो है वो क्या कहती है, ये भी एक लीन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा पार्ट है। पर काइजन का मेन प्रिंसिपल क्या कहता है पता है, काइजन का मेन प्रिंसिपल कहता है कि हम लोग जो है वो इस तरीके से चलते हैं। ये देखो, ये कहता है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये भी होता है कि हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ये देखो, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट कर रहा है। कलेक्टिव डिसीजंस, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये बंदा जो है वो अकेला डिसीजन नहीं लेता, ये इसको भी बुलाता, 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 और सब मिल के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं, और स्टैंडर्ड सेट करके कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये वेस्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि ये डस्टबिन की ज़रूरत ही ना पड़े। इम्प्रूविंग सिस्टम, ये मशीन के इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की बार बार कोशिश करते हैं। फिर आता है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटीज़, ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का बार बार ट्राई करते हैं। उसके बाद इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज़ ऑल एरिया, या देखो हर एक एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व है, हर एरिया में इन्वॉल्व है। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू काइजन कॉस्टिंग। होप सो यू अंडरस्टूड द वे। नाउ काइजन के बाद हम आते हैं कि काइजन में कुछ एक केस स्टडी है। ये केस सिनारियो में, इसकी केस स्टडी में ऊपर के सिनारियो को पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि भाई वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अब वो चाहते हैं कि उन्हें काइजन लगाना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से काइजन लगाने के लिए हमें उसे बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपको कुछ सजेस्टिव चेंजेस करने पड़ेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पहले आप कॉस्ट कंट्रोल मेथड से चल रहे हो, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल का एक मेथड है। अब आप कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम पर आ जाओ, क्योंकि लीन सिस्टम की जितनी भी हम टेक्निक्स
टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारी कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात करती हैं। तो पहली चीज़ आप उन्हें ये बता देंगे। दूसरी आप बता देंगे कि पीरियोडिसिटी ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेरिएंस सिस्टम। अब देखो रिड्यूस करना, क्योंकि इनके पास क्या है ना, इस केस स्टडी में ये बोलेंगे कि हम साल भर का एक साथ बना के रख देते, तो भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी साल भर का बना के रख देना जो है वो सही नहीं होता है। आपको उसे क्वार्टरली, वीकली इस तरीके से बनाना पड़ता है। और लास्ट कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूशन और वर्कर इज़ अ स्टैंडर्ड सेटिंग्स। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उन्होंने ऊपर में कह रखा है कि हम लोग जो है टॉप मैनेजमेंट को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन सीईओ अपने आप में अगर एक स्ट्रेटजी बना देगा तो फिर उसका एग्जीक्यूशन भी जो होगा वो लोअर लेवल के पीपल्स करते, तो वर्कर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ये लोग ये बारे में बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। तो वो केस स्टडी का ये जो था वो सार था। अब आता है 5S। 5S में हम 5 चीज़ें पढ़ते हैं। हम पढ़ते सीरी, हम पढ़ते सीतोन, हम पढ़ते सीसो, हम पढ़ते सिकेत्सु, हम पढ़ते शित्सुके। ये होते क्या, ये जापानीज टर्म के नेम है। इनका मतलब होता है फर्स्ट सीरी। सीरी का मतलब होता है सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का मतलब होता है कि भाई साहब मेक वर्क ईजियर बाय एलिमिनेटिंग ऑब्स्टिकल्स। और ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं। बाधाओं को दूर करके काम को आसान बनाना, सॉर्ट कर देना। जैसे ये अरे नहीं ये गंदा, तो इसको कट कर दो, ये सॉर्ट करना हो जाता है। ठीक है, ये अच्छा नहीं तो इसको सॉर्ट कर दो, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को स्मूथ करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सॉर्ट करने से हम प्रिवेंट कर पाते, क्या प्रिवेंट कर पाते, अननेसेसरी आइटम्स से हम क्या कर पाते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, हम प्रिवेंट कर पाते हैं हमारी प्रोसेस को। अब आता है सेटिंग ऑर्डर। सेटिंग ऑर्डर कहता है कि आपको अरेंज करना है ऑल आइटम्स को, अरेंज करना है ऑल आइटम्स को। अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि आप लोग ईजिली सेलेक्ट कर पाए फॉर यूज़। यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रॉवर बनाया, अब उस ड्रॉवर में आपको इस तरीके से आइटम्स को रखना है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये फर्स्ट नंबर के ड्रॉवर में कौन सी फाइल रखी है, सेकंड में कौन सा रॉ मटेरियल रखा है। तो अरेंज करो कि इजीली आप सेलेक्ट कर पाओ कि कौन सा कहाँ रखा है। अब आता है शाइन करना। शाइन मतलब होता है सीसो। ये कहता है कि हमेशा सफाई रखो, क्लीन योर वर्क प्लेस, और हमेशा उसे सेफ रखो। अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो आप उस पर हाई सिक्योरिटी भी लगाओ। स्टैंडर्ड कहता है कि हमेशा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करो और हर प्रोसेस में स्टैंडर्ड रखाओ। देखो हर प्रोसेस में स्टैंडर्ड लगाना चाहिए और हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। फिर आता है शित्सुके। शित्सुके कहता है कि भाई सस्टेन मतलब नॉट हार्मफुल, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक रखोगे तो ध्यान रखना किसी के लिए हार्मफुल ना हो। और डू विथाउट बीइंग टोल्ड मतलब कि कहने से पहले चीज़ों को करने का जो एक क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को आपको मेंटेन करना होगा। अब हम आते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पर। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो है वो क्या बताता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहता है कि भाई TPM, ये कहता है कि इस तरीके से प्रोडक्शन करो कि हम लोग क्या कर पाए, हम लोग इसे अचीव कर पाए। सर इसे किसे अचीव कर पाए, कौन है ये, तो हमने इसको बोला है कि ज़ीरो। ये कहते हैं कि ज़ीरो, ये कहते हैं हम ज़ीरो को अचीव कर पाए, जहाँ ये ज़ीरो डिफेक्ट्स, ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि ज़ीरो डिफेक्ट्स और ज़ीरो ब्रेकडाउन हो और लास्ट में ज़ीरो एक्सीडेंट्स हो। ये सारी चीज़ें जो है वो TPM में ये लोग बताते हैं। अब सुनना, TPM में सबसे पहले ये इनका क्या कहना है कि ये प्रोसेस में कुछ पिलर्स है। ये 8 पिलर्स हमें बताएंगे कैसे चलना है। सबसे पहला पिलर आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस क्या कहता है कि किसी भी ऑपरेशन में, ध्यान से सुनना, किसी भी ऑपरेशन में, हाईलाइट करवा देते, किसी भी ऑपरेशन में ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट विदाउट ब्रेकडाउन, कोई भी ऑपरेशन जो है वो ज़ीरो ब्रेकडाउन से हो। तो मैंने आपको 3 चीज़ें लिखवाई थी ऊपर, क्या बोला था कि भाई हमको जो है वो ज़ीरो डिफेक्ट चाहिए, ज़ीरो ब्रेकडाउन चाहिए और हमें एक्सीडेंट्स भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यही बोला कि भाई जो आपका ब्रेकडाउन है वो ज़ीरो हो। तो यहाँ पर एक चीज़ें लिखो कि भाई जो आपका ब्रेकडाउन है वो ज़ीरो हो, जो आपका डिफेक्ट्स है वो भी ज़ीरो हो। अब ये डिफेक्ट्स और ये बैकग्राउंड ज़ीरो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये इन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि आप इंस्पेक्ट करो, क्लीनिंग करो, जिससे आपका ऑटोनॉमस मेंटेनेंस बहुत अच्छा चले। ठीक है, फिर बोलते हैं फोकस इंप्रूवमेंट। अब जब इंप्रूवमेंट बोला है तो इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पर हो, इसके लिए हम काइजन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, काइजन कंटिन्यूस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। प्लान मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है सर, प्लान मेंटेनेंस कहता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस आपकी तरफ से
होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए सर। इसके लिए आपको सिस्टम अडॉप्ट करना होगा फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अब जब सिस्टम आप प्लान मेंटेनेंस करते हो तो 3 चीज़ों पर फोकस करते हो सर। 3 चीज़ें क्या होती है? प्रिवेंटिव करना, ब्रेकडाउन करना और करेक्टिव मेंटेनेंस करना। अर्ली मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? अर्ली मैनेजमेंट का मतलब होता है दिस फोकस ऑन शॉर्टन द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर। तो ये क्या कहता है? अर्ली मैनेजमेंट करना। अर्ली मैनेजमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म पर आपको फोकस करना पड़ता है। इसके लिए इंजीनियर्स, री इंजीनियर्स यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो होते हैं, जो मैनेज करते हैं। क्वालिटी मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन क्वालिटी के साथ ही अचीव होती है। इसके लिए रूट कॉज एनालिसिस करो, जड़ों तक जाओ, कस्टमर का डेटा निकालो और देखो कि आपके कितने रिटर्न कस्टमर आते हैं। ठीक है, कभी कभार शार्क टाइम पे आपने सुना भी होगा कि हमारा रिटर्न परसेंटेज इतना है। तो ये लोग इस कस्टमर डेटा एनालिसिस से पता करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी क्वालिटी सर्विसेज कैसी है, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास फिर आएंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो कहता है कि भाई साहब, इंप्रूव करने के लिए स्किल्स, एम्प्लॉय को हम स्किलफुल बनाने के लिए हम ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं कि महीने में 2 दिन तो तुम बाहर जाकर ट्रेनिंग करके आओगे। ऑफिस पीटीएम का मतलब होता है कि टीपीएम का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो होता है, हम उसकी टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए काम करें। उसके लिए हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, एनालाइजिंग प्रोसेस और प्रोक्योरमेंट का यूज़ करते हैं। और लास्ट आता है सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल। वहाँ पर हम सेफ्टी के बारे में और यहाँ पर कुछ चीज़ें सेफ्टी स्लोगन लगा सकते हो दीवारों पर कि भाई सुरक्षित रहिए, इस तरीके से, है ना। तो वो सारी चीज़ें ये लोग बताते हैं। अब आता है इनका कि इनके 6 लॉसेस होते हैं, 6 बिग लॉसेस होते हैं। जहाँ सबसे पहला लॉस होता है कि इक्विपमेंट फेल हो सकता है, सेटअप में दिक्कत आ सकती है, माइनर स्टॉपेज हो सकता है, रिड्यूस करना हो सकता है स्पीड को, यील्ड में और डिफेक्ट्स को। देखो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से इसमें एक फॉर्मूला भी बना रखा है कि भाई साहब, सेटअप और इक्विपमेंट जो होता है वो टाइम में लॉस होता है। ठीक है, माइनर स्टॉपेज, रिड्यूस स्पीड जो होता है वो स्पीड में लॉस्ट होता है, और रिड्यूस यील्ड और डिफेक्ट जो होता है वो क्वालिटी में होता है। टाइम में, स्पीड में और क्वालिटी में। टाइम का मतलब क्या होता है सर? जस्ट फॉर एग्जांपल, इक्विपमेंट माने मशीन। सुनिएगा, मशीन बंद हो गई, ठीक है, या मशीन को सेटअप करने के लिए एम्प्लॉय को बहुत टाइम लग रहा है, दोनों ही ने आपका टाइम बर्बाद किया ना। और कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बादी नहीं, मतलब कम से कम टाइम बर्बादी करो। बर्बाद करना भी है तो आपको मोर देन 90% की एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। यानी अगर तुम 1 घंटे काम कर रहे हो ना, 1 घंटे काम कर रहे हो तो 1 घंटे में ट्राई करो कि 90% जो तुम है ना अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करो। 10% में ठीक है, किसी से बात कर ली, वो इट इज़ ओके। तो ये कहता है कि भाई टाइम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो टाइम जो होता है वो इक्विपमेंट बंद हो जाना या इक्विपमेंट को चालू करते टाइम देखा जाता है। फिर दूसरा आता है स्पीड। देखो, स्पीड का मतलब क्या होता है कि माइनर स्टॉपेज की वजह से स्पीड स्लो हो गई, या खुद स्पीड जो है अपने आप में स्लो हो गई है। तो दोनों रीज़न हो सकते हैं। मशीन बहुत पुरानी हो गई, स्पीड स्लो हो गई। रिड्यूस यील्ड, आपका रिटर्न। अब यहाँ पर यील्ड क्यों करता है? क्योंकि हम क्वालिटी पर फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर हमारे डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और ये कहता है कि भाई ये डिफेक्ट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डिफेक्ट्स रखने भी है अगर क्वालिटी के साथ, तो देखो क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करो, यानी कि मोर देन 99%। परफॉर्मेंस, स्पीड जो है वो 95% रखो। और ओवरऑल ये कहता है कि भाई ओवरऑल 85% रखो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है, वरना नहीं है। डन। अब कुछ कनेक्शंस ये जो है ये बिल्डअप करते हैं। क्या बोलते हैं इन कनेक्शंस में? ये बोलते हैं कि मेक कंपनी मोर कॉम्पिटिटिव बनाने की बात करते हैं। फिर बोलते हैं इन्वॉल्व द वर्कर्स इन ऑल फेजेस में आपको वर्कर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो हमने ऊपर भी देखा था कि भाई वर्कर इन्वॉल्व रहेंगे तो अकेला सीईओ जो है वो स्ट्रेटजी बना के दूसरों पर नहीं थोपेगा। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम चलाने के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन के बारे में, टॉप मैनेजमेंट के डिस्कस के बारे में बात करते हैं। डन। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ देखी थी? उस टेबल के अंदर भी देखी थी, टेक्निक्स के अंदर, कि भाई हम ये चीज़ें करके भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल। ओके, हमने जो है 32 मिनट्स में इसको रिवाइज़ कर लिया। अब इसको और अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए आपको इन नोट्स के साथ जाना है। यस। सो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है वो लीन सिस्टम के बारे में बात करें। लीन का मतलब वेस्ट, और वेस्ट की डेफिनेशन आपको ये देखनी की। वेस्ट अगर डेफिनेशन है तो वो 7 प्रकार के होते हैं, वो 7 टाइप्स आपको याद दे रखें। अब जस्ट इन टाइम पर आ जाओ। अगर आपको कोई कहे जस्ट इन टाइम क्या होता है, तो प्रोक्योर करना और प्रोडक्शन करना। तो आखिर प्रोक्योर मतलब कि परचेजिंग क्या होती है, और प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन क्या होता है, इन दोनों को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि इनके मेन फीचर्स क्या है, क्योंकि जस्ट इन टाइम मटेरियल के लिए आता है, तो मटेरियल लेबर पर
पर भी उसका इम्पैक्ट जाता है, और मटेरियल सप्लायर से मिलता है इसलिए सप्लायर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। डिफेक्ट्स और रिस्पॉन्ड पर इसका असर देखता है। असेंशियल्स कहते हैं कि पहले क्या काम करें, तो पहले ही चेक कर लेने का। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है LVCDS, वरना हम लोग देखते हैं कि भाई क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी कैसी आ रही है, वेंडर हमारा कैसा है, हम में कैसी कम्युनिकेशन स्किल है, स्टेबिलिटी क्या है, डिफेक्ट्स तो नहीं निकलेगा, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इम्पैक्ट जो है वो ये कहता है कि भाई साहब आपके प्रोडक्ट पर, आपके ओवरहेड पर, आपके वेस्ट पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ब्लैक फिशिंग। इसमें यहाँ पर लिप्स के बारे में, कि लोड ट्रेसिंग के बारे में, इन्वेंटरी एक्यूरेसी के बारे में, प्रोडक्शन रिस्पॉन्स के बारे में, स्क्रैप। क्योंकि हम लोग क्या कर पाते हैं, इन पर एक्यूरेसी नहीं रख पाते, हमारी इस पर एक्यूरेसी नहीं आती है। काइजन के लिए सिर्फ प्रिंसिपल जो है वो दे रखे, जो आपको बताया था कि सिनारियो वाली के पॉइंट्स मैंने बता रखे। उसके बाद 5 जो है वो ये जापानीज़ वर्ड है, और ये जो है हिंदी वर्ड्स हैं कि भाई इनका मतलब होता क्या है। टोटल देखो नाम से लगता है, शॉर्ट करना मतलब क्या कर रहे हो, जो ऑब्स्टेकल है, जो काम के नहीं है उसको कट कर दो। फिर होता है सेट इन ऑर्डर, इस तरीके से जमाओ कि हमें जल्दी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। शाइन मतलब हमेशा चीज़ें क्लीन रखो। स्टैंडर्ड मतलब कि हमेशा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। सस्टेन करना मतलब कि हार्मफुल ना हो किसी के लिए लॉन्ग टर्म में, ठीक है। प्रोडक्ट मेंटेनेंस के लिए बता दिया कि भाई साहब ये पूरी टेबल, देन ये चीज़ें, ये 90%, 95, 99 और टोटल 85% डन। यस, सो थैंक यू सो मच।